नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेताजी का हिंद में और मैं सीपी शुक्ला। स्वस्थ रहेगा भारत तो मस्त रहेगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत और मस्त रहेगा भारत में आज हमारे साथ हैं ब्राह्मण एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी। पंकज जी, जो अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बड़ी चरमराई सी स्थिति में है। आप जान रहे हैं कि अपने भारतवर्ष की 65% की ऊपर की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 35% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब चीजें तो हैं, फिर भी समुचित इलाज और उपचार लोगों को मिल नहीं पाता है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है और आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी, कि किस तरह से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आप सामाजिक चिंतन के विषय पे, चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी समस्या है हमारे अपने देश में जी, तो इसके लिए आपने सोचा और स्पेशली इस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात है हम लोगों के लिए। इस तरीके से अगर लोग पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को, सब्जेक्ट को पकड़ करके चलें तो शायद समाज में बहुत तेजी से सुधार व्यवस्था बढ़ सकती है। जी जी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो आंकड़ों के हिसाब से लगभग 7 से 8 हजार जी रजिस्टर्ड जो अस्पताल हैं जी मात्र हैं पूरे भारत देश की बात जहाँ तक। अच्छा। और लगभग 14 से 15 हजार और 15 लाख डॉक्टर हैं। एमबीबीएस डॉक्टर हैं कि आयुष, एलोपैथ, सब मिला करके 14 से 15 लाख के करीब डॉक्टर हैं। और भारत की आबादी आपको पता ही है जी, इस समय 1.5 अरब से 140 नहीं 150 के आसपास होने को होगी। आंकड़े अभी हम लोग 40 का लेके चल रहे हैं, लेकिन 50 क्रॉस कर चुके हैं। और हम सब चूंकि लखनऊ भी आना जाना लगा रहता है, स्वास्थ्य संबंधित तमाम समस्याएं रहती हैं तो लोगों के लिए प्रयास भी करना लाजमी है, बातचीत होती रहती है। तो स्थिति ये है, बड़े से बड़े जो अस्पताल हैं, पीजीआई हो गया, लोहिया हो गया, बीएचयू हो गया, जी, यहाँ पे आप अगर डायरेक्टली कोई इस तरीके से चीजें जा रहे हैं तो भी पॉसिबल नहीं है कि आपको तुरंत तत्काल में राहत मिल सके और बेड मिल सके। जो समस्याएं इस तरीके से हैं, जनसंख्या ज्यादा है, व्यवस्थाएं कम है। व्यवस्थाओं के नाम पे आप किसी से भी बात कर लीजिए, अगर आपके बहुत अच्छे पकड़ हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं तो शायद एक आध बेड जो वो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए 2-4 रखे जाते हैं उसमें से मिल जाए। अन्यथा मैक्सिमम लोगों के फोन कॉल्स ये आते हैं कि भैया मुझे किसी भी तरीके से बीएचयू में एडमिशन या करवा दीजिए, या फिर पीजीआई में कोई बेड दिला दीजिए, लोहिया में कोई दिला दीजिए। तो चूंकि हम लोग भी बात करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करने में कोई तेजी नहीं हो पाती है। मेरे सामने का केस है, एक नहीं 2-3 बार मैं पीजीआई गया, दादी को लेके एडमिट था तो भी उसमें पीजीआई में गया था। लोग स्ट्रेचर पे इलाज कर रहे थे इमरजेंसी में, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर पीजीआई सबसे बड़ी स्ट्रेचर पे इलाज किया जा रहा है। एमपी बिहार सब कवर करता है पीजीआई। मैं उस पीजीआई की बात कर रहा हूँ। जी, वहां पे स्ट्रेचर 150 स्ट्रेचर पे मरीज जो है लिटा करके स्ट्रेचर पे होता था। इवन जिस पेशेंट को मैं लेके गया था मुझसे उन्होंने बोला कि सर अगर मैं लेने को तो ले लूंगा, स्थिति यही रहेगी कि स्ट्रेचर पे आएगा, इससे अच्छा है कि अगर आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। जी। तो ये कहीं से कहना कि नहीं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो ये चीजें बेईमानी कही जाएंगी। जी। और जैसे कि अभी कोरोना काल से हम लोग निकल के बाहर आए हैं, अभी ज्यादा नहीं 4 साल का समय गुजरा हुआ है। जिन डॉक्टरों को हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे शासन प्रशासन ने कोरोना वीर और तमाम नाम की उपाधि दे रखी थी और जो कि पूरी लड़ाई लड़ा, उन लोगों ने अपने जान पे खेल के लड़ाई लड़ी, आज उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार देखने में आता है कि उनको वह सुविधाएं और वह सम्मान आज नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो आज के कंडीशन में झोला छाप डॉक्टर जिनको नाम दिया गया, झोला छाप कहा जाता है, जो कोरोना वीर थे वो आज की डेट में झोला छाप, बेचारे झोला छाप पे आ गए, जबकि प्रशासन पूरी तरीके से विफल हो गया था। जी,
जिस समय हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद है, हम लोग तो लखनऊ में थे जी। ट्रांसपोर्ट नगर में, चूंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी दायित्व तो अपना है, लखनऊ का मैं महामंत्री भी हूँ, मंडल प्रभारी भी हूँ जी। तो उस समय मेरे पास वहाँ के मौजूदा डीएम, एडीएम, आरटीओ तमाम लोगों के अचानक 11:30 बजे रात के आसपास फोन बजना शुरू हुआ कि शुक्ला जी किसी भी हाल में आप ट्रकों की अवेलेबिलिटी कराइए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। कम से कम 8 से 10 लाख की पब्लिक चार बाग से लेकर के शहीद पथ के आसपास तक 8 से 10 लाख की जो है पब्लिक वहां पे थी। न कोई गाड़ी था, न कोई साधन था। एक दिन पहले ही प्रशासन ने चूंकि सारे ड्राइवरों को चूंकि रोक लगा दिया था तो सबको भेज दिया गया था घर। तो रात भर लग करके हम लोग किए उस कंडीशन में जहां पे लोग बड़े से बड़े अपने अपने परिवार का शख्स, अपने परिवार के ही शख्स को नहीं छूना चाहता था। उस समय जो आज झोला छाप डॉक्टर जिसको बोला जा रहा है, वो लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए गांव में दूर दराज पे जहां एम्बुलेंस भी पहुंचने की असुविधा है, दूरभर था कि वो पहुंच सके तत्काल में, उस कंडीशन में जल्दी कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे कंडीशन में वो लोग जो है जा करके अपने जान पे जोखिम डाल करके, घर से निकल करके अपने परिवार का, अपने बच्चों का जान जोखिम में डाल के वो लोगों के इलाज के लिए जाते थे और करते थे। उनको सरकार उस समय वाहवाही करके अपनी कमियों को छिपा करके, चूंकि उनके पास ना तो डॉक्टर थे, ना तो एबिलिटी थी साधन संसाधन की, ऑक्सीजन की वजह से तमाम जो है लोग डेथ हुआ करते थे। अपने यहाँ जनपद जौनपुर की बात हम लोग कर ले, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जनपद जौनपुर में कुछ ही ऐसे जो है रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह की व्यवस्था रही। सदर अस्पताल में नहीं थी व्यवस्थाएं, तमाम बॉडी वहां से जा रही थी। उस समय कोरोना काल के टाइम में मैंने सदर अस्पताल में, चूंकि हर समय पेपर वगैरह और चीजों में निकलता रहता था, हम लोग पूरा एक टीम बना करके वानर सेना एक, अब तो मान लीजिए वो हाईजैक करके कोई एक पर्टिकुलर किसी एक ने चला लिया, नहीं तो उस समय हम लोग ये सेना उना का नाम नहीं दिया गया था, पर्टिकुलर हर प्रदेश में क्या देश से लोग जुड़े हुए थे उसमें। तो कहीं ना कहीं बच्चे जा करके ये होता था कि ऑक्सीजन कहाँ पे मिल पाएगा, ऑक्सीजन ले आते थे। अस्पताल में हमने अपना स्वयं से जो है बेड डोनेट किया था, सदर अस्पताल में बेड डोनेट किया, 7-8 लाख की दवा मैंने बांटी पूरा घर घर जा करके। उस समय ये स्थिति हुआ करती थी कि लोग अपने परिवार के लाश को, अपने परिवार के लोगों को छूना जो है उनका दुर्लभ हो गया था। तब उस समय यही झोला छाप जो है डॉक्टर काम आए थे। जहां पे दूर दराज कोई ब्लॉक जिसपे डॉक्टर का भी पता लता नहीं रहता है, उस गांव से पूछिए कि उनके गांव में जा करके किसने इलाज किया है। आपको आज के झोला छाप तथाकथित जो लोग बोल रहे हैं डॉक्टर को, उनकी अहमियत पता चल जाएगी। और आज भी है, आज भी न जाने कितने झोला छाप डॉक्टर जिनको लोग कह रहे हैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि जान बचा रहे हैं। बेशक बहुत ज्यादा किसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर किसी की मौत हो जा रही है तो इसका पूरी तरीके से जिम्मेदार हम झोला छाप डॉक्टर या किसी को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर वाले की भी मंशा होती है, कुछ अगर लापरवाही किसी की होती है तो बड़े से बड़े डॉक्टरों में हो रही है, अस्पतालों में हो रही है। पीजीआई क्या बंद हो जा रही है? पीजीआई में तमाम मरणासन में अवस्था में लोग जाते हैं और 10 एम्बुलेंस आदमी लेके आते हैं तो 5 एम्बुलेंस लाश लेके जाते हैं। पीजीआई हो, बीएचयू हो, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में आप चले जाइए, मेडिकल कॉलेज है, कहीं भी इस तरीके की चीजें रही हैं। तो ये कहवर देना, और आज के समय में उन डॉक्टरों की आवश्यकता, चूंकि हो सकता है कि नहीं हो प्रशासन शासन को, इसलिए उनके खिलाफ या जा करके उनको इस तरीके के टार्चर किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। बल्कि मेरे विचार से ये है कि अगर उनको आप झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस कितने टाइम तक की है। आज के डेट में तमाम ऐसे अस्पताल होंगे जहां पे डॉक्टर आते हैं रनिंग के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं, ये किसी से नहीं छिपा है कि मैक्सिमम चीजें जो डॉक्टर, जो नर्स होती हैं, जो उनके जूनियर कंपाउंडर होते हैं, वो लोग अस्पताल को चलाते हैं, साथ में ले करके चलते हैं। जब भाई डॉक्टर की गैर मौजूदगी में वो इतने नॉलेजफुल होते हैं, तो उन डॉक्टरों को आप इस तरीके से अस्पताल में अगर सेटल कर सके तो और भी अच्छी बात है। छोटी छोटी जन सुविधाएं, जैसे दिल्ली में हुआ था, क्लिनिक मोहल्ला खोला गया था, तो आप उनकी डिग्री या उसमें न जाकर उनके प्रैक्टिस पे तमाम चीजों पे जाकर कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले करके आप क्लिनिक मोहल्ला के जैसी आप जगह जगह खोल दीजिए। हमारे गांव के लोग जो भाग करके शहर में आते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, आज की डेट में रोजी रोटी रह नहीं गई है, खर्च दवा दारू का इतना है कि कहने की बात नहीं है।
एमबीबीएस से सुई लगवा पाना तो मुश्किल ही है अभी जो है कि 500 आप फीस दीजिए तब जाइए। और स्वाभाविक सी बात है, वो भी इतनी महंगी पढ़ाई करके आ रहे हैं, अगर आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, सब चीजें करेंगे, आधी बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन उनका भी अस्पताल है, इतने बड़े खर्चे हैं, तो वो भी चलना होता है, सब चलना और चलाना पड़ता है, सबको चलना और चलाना पड़ता है। तो जो अपने जो है कि भूतकाल के कोरोना विविध जो कि फिर जो है झोलाछाप डॉक्टर हो गए हैं, यह सच में समाज के सेवक हैं और यह समाज की जितनी बेहतर सेवा करते हैं उतनी सस्ती और उतनी बेहतर सेवा कोई भी गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करा सकती। ये सत्य है कि जो प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए, कह सकते हैं, वो उनको मिलती नहीं है। अब ये अलग विषय है कि उस समय की सुविधाएं कैसी रही हैं, कौन क्या कर पाया है, क्या नहीं कर पाया है। आज तो डिग्रियां बिकती भी हैं, लोग ले करके अस्पताल खोल करके अस्पताल अच्छा खासा चला रहे हैं। चल रही जी, हमको जहां तक समझ में आता है कि भाई मैं भी डॉक्टर तो हूं नहीं, बस एक कयास लगा सकता हूं, एक अंदाजा लगा सकता हूं कि सर्दी जुकाम बुखार जो नॉर्मल सीजनल होती हैं, इन सब चीजों में जो आदमी परेशान होते हैं, जो 100 रुपए की दवा लेके स्वस्थ हो जाते हैं, तो 1200 की फीस देने की स्थिति बिल्कुल नहीं जाते अभी स्थिति में है नहीं। पहली चीज, दूसरी चीज, झोलाछाप डॉक्टर जो है वो सर्जरी तो कर नहीं रहा है, तो कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम और आप यही आप अपने आप को और हम अपने आप को ले लेते हैं जी। अगर हमें जनरल सी सर्दी जुकाम कुछ हल्का फुल्का हरारत होती है तो तुरंत डोलो या पैरासिटामोल या कुछ लेकर के दवाई लेकर के खा लिया जाता है, हम जबकि सक्षम हैं। उसके बाद भी ये होता है कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा यार कि एक हल्का फुल्का बुखार है, इसको लेकर के दवाई खा करके हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो जो झोलाछाप डॉक्टर की बात है, उनके अंदर जो निस्वार्थ सेवा भाव है, रोजी रोटी सबकी चलनी चाहिए, इसलिए आदमी फीस लेता है। जो 500 रुपया वो दे करके फीस दे करके सिर्फ डॉक्टर से इलाज के लिए मिल सकता है, वो 500 रुपए क्या 200 रुपए के अंदर वो झोलाछाप डॉक्टर, जो लोग कह रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर, वो 200 रुपए 100 रुपए में उनको ठीक करके चले जा रहे हैं। और बीमारियां देखने के बाद उन लोगों की इतनी लंबी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो समझ जाते हैं कि इन्हें कहीं रेफर करना है, किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाना है कि अपने से इलाज करना है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये चीजें हो, ये हम आपकी बिल्कुल इस पे सहमत हैं जी कि चीजें, सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है कि कौन कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा है। तो अब उस पे ये डिपेंड करता है कि हम या हमारा जो उपचार है, चूंकि ना तो झोलाछाप डॉक्टर कहने के लिए मात्र होते हैं, लेकिन डॉक्टरों से अच्छे अच्छे ऐसे डॉक्टर पड़े हैं जो देख करके अनुभव के आधार पे आपको बता दे, जांच करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती। जी। पहले के डॉक्टर यही होते थे, आला लेकर के बीमारी बता देते थे, नब्ज पकड़ कर बता देते। आज के डेट में यह है कि आप जाइए तो पहले 1000 रुपए की जांच कराइए, उसके बाद आपकी बीमारी का पता चलता है कि बीमारी क्या है। पढ़ाई पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है, यही नहीं समझ में आ रही है। दूसरी बात यह है कि झोलाछाप डॉक्टर कहना और किसी पे ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है। उस स्थिति से जब आदमी गुजरता है और जब कोरोना जैसे महामारी और बीमारियां जब आती हैं, तब ऐसे में भगवान के रूप में वही झोलाछाप डॉक्टर का उदय होता है। बाकी शासन प्रशासन सब अपने अपने स्थान पे फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी झोलाछाप डॉक्टर ना ऑपरेशन करता है, ना ही वो आपकी बड़ी बीमारी का अपना रख करके आपके घाव को बढ़ाना चाहता है। वो लोग भी बस आपके जो हल्के फुल्के बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इन सब चीजों का ट्रीटमेंट करके, दवाई दे करके अपने हिसाब से, क्योंकि उनको भी पता है कि आज की डेट में लोग जागरूक है। कुछ लोग तो ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं कि बस उनका व्यापार हो चुका है कि आपको बताएंगे, दवाई आपसे कराएंगे, लेंगे, और पता लगा फिर अगले दिन पहुंच जाएंगे कि आपकी दवाई से ये मुझे नुकसान हो गया, वसूली करने की ब्लेम करने लगते हैं। और उसको लोग बढ़ावा देने वाले भी हैं। बढ़ावा देने वाले, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर मीडिया बंधु हैं तो किसी चीज को, अगर किसी का द्वेष है तो उसको अगर किसी को लेकर खींचना हुआ तो बड़े शौक से लेकर खींच सकते हैं। इसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो पत्रकारिता की जीवन चीजें होनी चाहिए, लोग उस लीक से हट करके एक दूसरे को, मेरे समझ से मैंने कई बार देखा है इधर बीच कि एक दूसरे से व्यक्तिगत होकर के उनसे जैसे लगता है दुश्मनी निकाल रहे हो, इस तरीके से पीछे पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने शहर में सारे के सारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं। जी। कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जिनके पीछे बड़े हाथ हैं
उनके यहाँ कोई जाना तक नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां खड़ा हो सके जी। और जो स्ट्रगल करके जो किसी तरीके से अपना काम कर रहा है उसको लंबे तरीके से खींचना चाह रहे हैं। जी, जी। वही अगर कहा जाए कि अगर वो सेवा भाव लेकर के पहुंचे तो शायद इस तरीके से व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं निकाल जा सकती। जिस समय आप लोग देखते होंगे कि आपका एक्सीडेंट होता है कहीं वीराने में, तो एक झोपड़े में जो डॉक्टर बैठा रहता है वही आपको भगवान नजर आता है, तब उसका आपको झोला नहीं दिखाई पड़ता है, तब उसकी काबिलियत पे आपको शक नहीं होता है। और वही डॉक्टर जब वहां से आप इलाज करा के चले जाते हैं तो आपको झोला छाप लगता है। झोला छाप जैसी कोई चीज होती नहीं है। सर्जन भी हैं, वेल ट्रेन डॉक्टर भी हैं, अनट्रेन डॉक्टर भी हैं, और सेवक टाइप के जो माँ की तरह सेवा करता है, पिता की तरह आपकी जो है कि सेवा करता है, और सिर्फ अपने रोजी रोटी के लिए गांव गिराव में बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करना, ऐसे लोगों को परेशान करना, शासन का भी ऐसे लोगों को परेशान करना, ऐसे लोगों को टारगेट करना, यह अमानवीय है। और मैं गवर्नमेंट से यह गुजारिश करूंगा कि इस टाइप के जिनकी भी 10 साल के ऊपर की प्रैक्टिस हो चुकी है, इन डॉक्टरों के लिए कुछ न कुछ लाइसेंस प्रक्रिया और कुछ न कुछ सहूलियत बरती जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन ले लें, अगर एग्जामिनेशन लेके जो भी रास्ते निकल सकते हैं रास्ता निकालना। नौकरी प्रशासन शासन दे नहीं पा रही है जी। और मुझे लगता है कि 2019 के बाद से डॉक्टर में कोई वैकेंसी वगैरह भी नहीं आई है। जी जी। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार, बाकी चीजें तो कंफर्मेशन नहीं, लेकिन जानकारी के अनुसार 2019 के बाद डॉक्टरों की भर्ती सीधी नहीं आई है। तो फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। डॉक्टर तो बहुत तो ऐसे में कम से कम जो संसाधन हमारे पास में हैं, अब आप अगर आंकड़ा निकालना चाहें कि अगर 14-15 लाख के आसपास अगर डॉक्टर हैं और 1,40,50,000 करोड़ मतलब 1 लाख के आसपास आबादी है, 1 अरब 1.5 अरब के आसपास जो आबादी पहुंच गई है, पर डॉक्टर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी आप समझ सकते हैं। 1,000 के करीब की आनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई आदमी, और सब कोई जरूरी नहीं कि वो सर्जन ही हो, सर्जन नहीं होंगे, कुछ लोग तो स्पेशलाइजेशन है जिसके उसमें कुछ फिजिशियन है, कुछ सर्जन है, कुछ आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। तो सभी लोगों, अगर ये कहा जाए कि एलोपैथ के सर्जन द्वारा पूरे भारतवर्ष का इलाज किया जा सके तो यह संभव नहीं है। और जितने सर्जन हैं अगर वह 140 करोड़ के आबादी को सिर्फ छू के निकले तब भी करीब 30 साल का समय लग जाएगा, जबकि इलाज हमको तुरंत चाहिए। सरकार को इसमें बेहतरी करने के लिए जो हमारे बड़े बड़े अभी अस्पताल हैं उस पर फोकस कर लें। बीएचयू हो गए, पीजीआई हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, खैर राजनीतिक बातें नहीं होनी है जी, लेकिन बड़ी बड़ी बातें भर होती हैं। और अगर वास्तविकता देखा जाए तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता। हमारे अपने जनपद जौनपुर का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए किस अवस्था में है, जबकि चालू बने जो है बनते बनाते आज भी जो है पूरी तरीके से नहीं है। नहीं तो हमारे जनपद वालों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अभी भी सुविधाओं का वहां पर अभाव तो है ही, बहुत अधिक है। तो ऐसी स्थिति में यदि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं और जो कोरोना वीर, मैं तो कहूँगा कोरोना सेवक या समाज सेवक हैं एक तरीके से, अगर उनके साथ जो है कि मानवीय दृष्टिकोण शासन प्रशासन और समाज का नहीं रहा तो इलाज से तो व्यक्ति बाद में मरेगा, लेकिन बिना इलाज से मरने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।